हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और इस क्लास का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैम कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास कराएंगी। तो देखिए, मैंने आपका इंतज़ार जो है वो समाप्त कर दिया है और मैं आपके लिए आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2016 से लेकर के 22 तक के जितने भी आपके साइंस के पेपर हुए हैं 4th सेमेस्टर में, सभी के MCQ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो चलिए फटाफट आपकी क्लास शुरू करती हूँ। 2016 के पेपर से ही शुरुआत रहेगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया, यानी कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। इस सिद्धांत को प्राकृतिक वरणवाद के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत भी लिख करके आ सकता है, तब भी क्या है, यही वाला सिद्धांत है। और इसका एक नाम और है क्या? डार्विनवाद। तो डार्विनवाद अगर लिख करके आ जाएगा तो उम्मीद है आप डार्विन से देख करके कर ही लोगे। ये क्वेश्चन जो है, ये सिद्धांत आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक वरणवाद सिद्धांत से आप क्या समझते हो। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। आगे ऑप्शन है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनको देखो, इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकता पे अध्ययन किया था, आनुवांशिकता पे अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। और कौन से पौधे पर अध्ययन किया था? तो मटर के पौधे पर अध्ययन किया है। जगदीश चंद्र बोस ने ये बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। और लेमार्क ने भी अपना एक सिद्धांत दिया हुआ है, उस सिद्धांत का नाम मैं यहाँ जरूर लिखूंगी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, दो नाम से जानते हैं, एक नाम है लेमार्कवाद और दूसरा नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, लेमार्कवाद और डार्विनवाद में से कोई एक MCQ में मिलेगा और कोई एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीन सिद्धांत मैंने बताए थे, उत्परिवर्तनवाद का, डार्विनवाद का, लेमार्कवाद का, तीनों की थ्योरी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, इनमें से कौन सी विधि सांद्रण की नहीं है? तो सांद्रण की मैंने आपको 3 विधियां पढ़ाई हुई हैं। सबसे पहली थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी थी फेन प्लवन। 3 थी, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। निस्तापन विधि सांद्रण की विधि नहीं है अयस्क को सांद्रित करने की, तो आंसर आपका यही रहेगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये विधियां भी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछी जाएंगी आपसे कि फेन प्लवन विधि से आप क्या समझते हो या फिर आप गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से क्या समझते हो। तो इसको भी आप एक बार इसकी थ्योरी जरूर रिवाइज करिएगा। अब मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ कि फेन प्लवन विधि में कौन से अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो फेन प्लवन विधि में हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं, जैसे कि आपका गैलेना हो गया, जिनमें सल्फर पाया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जिनमें चुंबकीय पदार्थ मिला होता है। कैसे पदार्थ मिले होते हैं? चुंबकीय पदार्थ की अगर अशुद्धियां मिली हैं तो वहां पर हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब अशुद्धियां का जो वजन होगा वो क्या होगा? हल्का होगा, यानी कि अशुद्धियां अयस्क से हल्की होती हैं, तब हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 प्रकार से पूछा जाता है, या तो कांच की छड़ पूछते हैं या एवोनाइट की छड़ पूछते हैं। तो तुरंत दिमाग में आ गया होगा, जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका आंसर रहेगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, धनावेश। यहीं पर क्या एवोनाइट की छड़ होती, ऊपर मैं लिख देती हूँ कैसी छड़ होती, एवोनाइट की। तो एवोनाइट की छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते तो इस एवोनाइट की छड़ पर क्या आ जाता? एवोनाइट की छड़ हो जाती ऋणावेशित, यानी कि इस पर आ जाता ऋण आवेश। क्लियर है? इसको ध्यान रखना, हो सकता है ये कल पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या, इनमें से क्या चेंज होगा? कौन सा कथन सही है? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, तो यहाँ पे पहले तो आवर्त सारणी देखिएगा। ये आवर्त सारणी आपको नजर आ रही है। आवर्त सारणी में क्या होता है, हम 2 आपको चीजें दिख रही होंगी, एक आवर्त दिख रहे होंगे और एक क्या दिख रहा होगा? वर्ग। तो ये जो आपके दिए हैं ये क्या है? ये आवर्त दिए हैं। और ये जो आपके दिए गए हैं, ये जो पर्पल कलर से मैं कर रही हूँ, ये क्या है? ये वर्ग होते हैं। वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और आवर्त में हम क्या चलते हैं? बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। जो गुण होते हैं ना वो इन्हीं तत्वों के आधार पर हैं।
पहला पॉइंट था आपका कि आयनिक त्रिज्या घटती है, आयनिक त्रिज्या घटती है, पहला पॉइंट ये दिया था। तो देखिएगा, समझ लीजिए यहाँ से कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही तत्व का आकार बढ़ना शुरू होता है यानी कि उसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट था ये गलत हो गया। सेकेंड था सुचालकता घटती है। तो देखो, जब आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है, ये बताया था मैंने, धात्विक गुण बढ़ता है। और जब धात्विक गुण बढ़ रहा है इसका मतलब क्या बढ़ रही है, धात्विकता बढ़ रही है। और जब धात्विकता बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जो धातुएं होंगी वो सुचालक तो होती ही है। तो सुचालकता का गुण बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। वहाँ से पॉइंट निकला था कि धात्विकता बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर, और वो आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया भी है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, धात्विकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर का नाम है। रुधिर का थक्का कौन सी रुधिर कणिकाएं बनाती हैं, फटाफट से बताइएगा। इनमें से कौन सी रुधिर कणिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो रुधिर का जो थक्का बनाने का काम करती हैं वो प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट पेपर आइए देखिएगा, 2017 का पेपर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था एलिसा परीक्षण है। एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स में। एड्स कैसा है, एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स होता है, ध्यान रखना। एचआईवी वायरस मतलब एड्स कैसी बीमारी है, तो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, विषाणु के द्वारा, वायरस को बोलते हैं विषाणु। ठीक है, और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, एड्स की क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ, ये होती है एड्स की। ठीक है, गैलेना किस धातु का अयस्क है, गैलेना किस धातु का अयस्क है, बताओ। मैंने जब ये पढ़ाया था तो बोला भी था एक अयस्क जरूर आएगा, आपके पेपर में लिखवा के ले लीजिए, कोई ना कोई एक अयस्क जरूर पूछा जाएगा। गैलेना अयस्क है लेड का, किसका अयस्क है, लेड। लेड का मतलब पीबी, इसका फॉर्मूला भी होता है पीबीएस, एक सल्फाइड अयस्क है गैलेना। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है, वातावरण और जीवधारियों का आपस में संबंध है तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तो आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का काम करती है, तो एनोड का काम करती है कार्बन। बट अगर आपको ग्रेफाइट ऑप्शन में मिले तो ग्रेफाइट ऑप्शन टिक करना। ठीक है, अगर ग्रेफाइट दिया हो, जैसे कहीं अगर आ जाए कार्बन और ग्रेफाइट दोनों में से किसी एक की लगाते हैं तो ग्रेफाइट भी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बनाती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स ही कम हो जाती हैं किसमें, डेंगू की जो बीमारी होती है ना उसमें। नेक्स्ट आइएगा, 2018 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर। तो आप देख पा रहे होंगे ये सब उपकरण एक जैसे ही दिख रहे हैं, लाइट से चलने वाले उपकरण है कि नहीं, सभी के घरों में डिफरेंट क्या दिख रहा है, टॉर्च। तो टॉर्च ही इसका सही आंसर है, टॉर्च में दिष्ट धारा का यूज करते हैं, सेल से चलता है ये। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी होती है युगलीना। और ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी सभी लोग लगभग जान गए। तो अब ये पूछते हैं पौधे व जंतुओं के बीच की कड़ी। अच्छा, फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि भाई सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, फटाफट से बताइएगा, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी होती है, विषाणु को बोलते हैं वायरस। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, पीतल। तो सीधी सी बात है, लोहा दिख रहा है तो लोहा ही होगा। इसके बाद है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, भ्रूणावस्था में ये यकृत में भी बनती हैं। ठीक है, और इनका कब्र गृह कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर ये समाप्त होती हैं, तो शायद प्लीहा है वो स्थान, करेक्शन कर लेना, शायद मेरे नोट्स में
नोट्स में शायद यकृत लिखा दिया है, इसको एक बार चेक जरूर करिएगा। प्लीहा होता है जितना मुझे अभी याद आ रहा है। आरबीसी का कब्रगाह, यानी कि आरबीसी जो है उनका कब्रगाह यानी कि ख़त्म कहाँ पर होती हैं, तो ये ज़रूर देख लेना आरबीसी का कब्रगाह कहाँ पर है, इसको ज़रा चेक करिएगा, ठीक है। और चेक करने के बाद कमेंट में टाइप करना, जितना मुझे लग रहा है प्लीहा है। इसके बाद अगला है 5th क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट है भाई, तंतु किसका, बच्चा जानता होगा कि जो बल्ब आपके पहले चलते थे उनमें जो तंतु बनता था वो टंगस्टन का बनाया जाता था। किसका, टंगस्टन का बनाया जाता था, ठीक है। विद्युत बल्ब का भाई चित्र जरूर देख लेना, ऐसे करके जो बल्ब है सो बना लेना, नहीं तो एक क्वेश्चन चला जाएगा भाई। चित्र बनाने को आएगा इस सेमेस्टर में ज़रूर। सेकेंड में आज सोलर सिस्टम का आ गया था, तो कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर आता है हर बार। नेक्स्ट आ जाइए 2019 के क्वेश्चन पेपर पर। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम मात्रक है आवेश का, ठीक है। एसआई मात्रक। सेकेंड किसका मात्रक है, तो सेकेंड मात्रक होता है समय का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, या विभव लिख के आ सकता है, दोनों ही सही है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट है लोहे का अयस्क। हेमेटाइट, सीडराइट, ठीक है, ये सब किसके हैं, लोहे के अयस्क है। मैग्नेटाइट हो गया। इसके बाद आते हैं मिश्र धातु है, पीतल, तांबा, जस्ता, टिन। तो इसमें मिश्र धातु है पीतल, और पीतल किस किस का मिश्रण है, तो पीतल बनती है तांबा प्लस जस्ता, तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। अब आपको ऐसे भी लिख कर के आ सकता है Cu प्लस Zn, तो घबराना नहीं। Cu है कॉपर और Zn है जिंक यानी कि जस्ता। यहीं पर एक और मिश्र धातु मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि वो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, कांसा। कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा बनती है कॉपर और टिन से। टिन का सिंबल होता है Sn, ठीक है। कॉपर और टिन से बनती है क्या, कांसा। कॉपर का मतलब तांबा, ठीक है, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे लोहे को आयरन बोलते हैं ना, वही है आपका सेम। आगे आते हैं, भारत में एनीमिया के कारण है। भारत में एनीमिया का क्या कारण है बताइएगा, गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, गरीबी भी है, अज्ञानता भी है, रहन सहन भी गंदा, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था, और बोला था कि जो चेंजमेंट होते हैं वो जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो आंसर रहेगा जीन परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 2020 के क्वेश्चन पेपर पर, और इसका पहला क्वेश्चन है तृतीयक उपभोक्ता है। हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। तो ये आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। बताइए तृतीयक उपभोक्ता इसमें कौन सा है। हरे पेड़ पौधे तो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है, उत्पादक। इन पौधों को चूहा खाएगा, चूहा बन जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और सांप इसके बाद द्वितीयक में आता है, और उसके बाद लास्ट में सांप को कौन खा लेता है, बाज। तो बाज यहाँ पर आपका रहेगा तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक पूछा था। इसके बाद उपधातु है, लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। उपधातु पूछ रहा है, लोहा क्या है, धातु है। सोना क्या है, सोना भी धातु है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है। और किसका अपर रूप है, तो याद रखना ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है, कार्बन का। तो यहाँ पर उपधातु पूछी थी, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बा, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक उपधातु है, ठीक है। और ग्रेफाइट की खासियत मैं ज़रूर यहाँ लिखना चाहूँगी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ये चीज़ बस ध्यान रखना, विद्युत का सुचालक होती है, बाकी सारी अधातुएं कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसी है क्या है, सुचालक है। इसी पर यहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूं, हीरे की बात कर लेते हैं। हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है और सबसे कठोर धातु है। कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक पदार्थ मौजूद हैं उन सब में आपका हीरा सबसे कठोर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, सबसे चमकदार भी है, एक अधातु। यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख देती हूँ भाई, हीरे की खासियत तो बहुत ज़्यादा है। हीरा जो है वो सबसे कठोर तो है ही, सबसे कठोर है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो गया, जितने भी पदार्थ मौजूद हैं उनमें सबसे कठोर क्या है, हीरा है। दूसरी बात है सबसे चमकीला है,
ठीक है, चमकीला भी है, चमकदार है। एक ऐसी अधातु है जो चमकदार है। हीरा है अधातु, लेकिन काम किसके कर रहा है, कहीं ना कहीं धातु के काम करता है। थोड़े गुण इसमें मतलब अपवाद की श्रेणी में इसको रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, किसने दिया था, जस्ट अभी हम पढ़ के आए हुए हैं, ये दिया था लेमार्क ने। तो आंसर रहेगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है। डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डुब्रीज के द्वारा। ठीक है। नोबल गैस का उदाहरण है, कौन सी नोबल गैस है इसमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन। नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस लिख के आ सकता है या निष्क्रिय गैस लिख के आ सकता है। 18वां ग्रुप या जीरो ग्रुप आप बोल सकते हैं, जिसमें ये रखी गई हैं समूह में, जीरो समूह में रखी गई हैं। कौन सी है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो रेडॉन है आपकी नोबल गैस। ठीक है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 21% है, और जीवनदायिनी गैस है, इसको हम ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे इसको त्यागते हैं। कौन सी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में त्यागते, श्वसन में ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र के द्वारा, जनित्र यानी कि जनरेटर, और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर को हम चलाते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो आपका आंसर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इसके अपोजिट काम करती है हमारी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या काम करती है, विद्युत मोटर हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ये काम करती है विद्युत मोटर। ठीक है। विद्युत मोटर उल्टा काम करता है इसका। और देखो एड्स किस विषाणु से होता है, लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आया भी था, कौन से विषाणु से, HIV से होता है, HIV वायरस से। और HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से क्या है, मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ। एक बार ज़रा फटाफट से आप सभी HIV की फुल फॉर्म भी लिखिएगा और एड्स की फुल फॉर्म भी लिखना। ठीक है। HIV और एड्स दोनों की फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि जो लोग भी देख रहे हैं वो अपना करेक्ट कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2021 के पेपर पर, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है। देखो अयस्क फिर से मिल गया ना, सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार है मरकरी का अयस्क, पारे का अयस्क, HGS होता है शायद फॉर्मूला इसका, सिनेबार का। ठीक है। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित नहीं है, तो भाई पोलियो विषाणु जनित है। अब पोलियो का मुझे वायरस याद नहीं आ रहा अभी। एड्स का वायरस तो HIV वायरस होता है, फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कोरोना ये भी वायरस से था भाई, ये तो भी कितना फैला हुआ था। हैजा नहीं होता, हैजा किससे होता है, हैजा जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है, इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, तो लैक्लांशे सेल, वोल्टियर सेल, डैनियल सेल, सीसा संचायक, ये सारे के सारे तो प्राथमिक है, ये नहीं है, ये किस में आता है, द्वितीयक सेल में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, कितने डिग्री पर हम रख सकते हैं, तो 4.5 डिग्री सेल्सियस। वो तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दिया है। कोई नहीं, किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करो, प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक पक्का रही होगी, इसी को करेक्ट कर लीजिए। 4.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। यहाँ ये पेपर तो है नहीं, जो पेपर ओरिजिनल आया था ये कहीं से प्रिंट किया हुआ है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद संबंधित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से अंगों के, ये तो अलग ही है, ये लेमार्कवाद है भाई। कौन सा है, लेमार्कवाद का सिद्धांत है ये तो, उपार्जित लक्षण वाला। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, ये भी लेमार्क ने बात करी थी। जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, ये तो बात ही नहीं करी है। योग्यतम की उत्तरजीविता, यही संबंधित है। इन्होंने कहा था कि जो योग्य होंगे वही उसमें जीवित रह पाएंगे, यानी कि काफ़ी सारे आपके सामने प्रकृति ऐसे ऐसे कंडीशन डाल देगी आपका, जहाँ पर क्या रहेगा, संघर्ष में आपका रहेगा जीवन, तो उसमें जब आप संघर्ष में सफल हो पाओगे तो जो योग्य जंतु होंगे वही सफल हो पाएंगे, उसमें सरवाइव कर पाएंगे, वही जीवित रह पाएंगे। ये बात कही गई थी डार्विन के द्वारा। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, यही इनके कथन है। और क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका दिया है डार्विन ने।
नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों का उद्भव, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डार्विन। प्राकृतिक वर्ण से ही लगा देते हैं हम यहाँ पर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि एड्स का बहुत पूरा का पूरा बीमारी जो आपकी एड्स ही दी गई है इस सेमेस्टर में, एड्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है, एम्पियर है, बाकी सारे भी पता होने चाहिए। कूलाम किसका है? कूलाम आवेश का मात्रक है। वोल्ट किसका है? वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। दोनों का ही है, विभव का ही अंतर विभवांतर होता है, इसलिए दोनों का ही मात्रक है। सेकेंड किसका है? समय का मात्रक है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक, और यहाँ मैं बता दूं, मुझे जस्ट अभी याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सिंबल याद रखना, ऐसा सिंबल लगता है ओम का, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? निकिल, कोबाल्ट, लोहा या फिर सोना? तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है इसमें। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, Mg का अयस्क है डोलोमाइट। जिंक ब्लेंड, जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन, जिंक का हो गया। सिनेबार हो गया उसका, ठीक है। इस टाइप से अयस्क वाली क्लास ज़रूर देख लेना, जिसमें अयस्क के मैंने धातु और अयस्क लिखाए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली क्लास रहे, क्योंकि एक तो क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही, एक या दो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, और अगर शॉर्ट MCQ सब मिला के बोलूँ तो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इस प्रकार से। तो 2022 का पेपर भी आपका यहाँ समाप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट कल के लिए सभी को, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मैं आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।